नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कोरोना महामारी के कारण पिछले 1 महीने से देश लॉकडाउन में है। 3 मई तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन सवाल है कि क्या इसके बाद लॉकडाउन हट जाएगा? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एक देश कब तक लॉकडाउन की कीमत चुका सकता है? इसके आर्थिक नतीजे क्या होंगे? क्या हमारा देश लॉकडाउन के आर्थिक परिणाम सहने लायक है? एक रिपोर्ट बताती है कि मार्च महीने में 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि आर्थिक गतिविधियां ठप हैं। बिजनेस बंद है, कंस्ट्रक्शन बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब संपूर्ण लॉकडाउन खत्म होगा तो क्या होगा? जिस इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाने की जरूरत थी, वो लॉकडाउन के नतीजों के बाद क्या पटरी पर लौट पाएगी? आज के एपिसोड में मैं इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करूंगी। किसी शायर ने अगर ये कहा कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो हमारी इकोनॉमी के संदर्भ में इन पंक्तियों के क्या मायने हैं? लॉकडाउन को लेकर आज हमारे सामने यूरोप के 2 मॉडल हैं, एक स्वीडन का और दूसरा जर्मनी का। स्वीडन ने सख्त सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कई कामकाजों को चालू कर दिया है, तो दूसरी तरफ जर्मनी ने साफ कहा है कि जब तक देश में कोरोना संक्रमण के केस रोजाना 2000 से कम नहीं होंगे, तब तक लॉकडाउन नहीं हटेगा। वैसे 20 अप्रैल से जर्मनी ने लॉकडाउन में कुछ रियायत दी है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक ये लॉकडाउन के फायदे को बेअसर करने जैसा है। दूसरी तरफ अपने देश में भी सामान्य आर्थिक गतिविधियों की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार के ताजा आदेश के मुताबिक शर्तों के साथ ग्रामीण और शहरी इलाकों में दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन यहाँ बुनियादी सवाल है कि कोरोना के पहले और कोरोना के बाद जिंदगी पहली जैसी रहेगी? जिंदगी के तौर तरीके और नजरिए बदलेंगे तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या कोरोना के बाद वाली अर्थव्यवस्था के लिए हम सब तैयार हैं? कोरोना काल से पहले सालाना 1 करोड़ से अधिक सैलानी दीदारे ताज के लिए आते थे। क्या कोरोना के बाद देसी विदेशी सैलानियों की ये आमद ताजमहल के दीदार के लिए होगी? कभी मॉल गुलजार रहते थे, कभी मल्टीप्लेक्स में भीड़ भाड़ रहती थी, कभी रेस्तरां और होटल फुल रहते थे, कभी ट्रेनें ठसाठस भरी होती थी। वो ऊंची ऊंची इमारतें हों या फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मजदूर कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। वो देश के कोने कोने की मंडियां थी जहां किसानों की कतारें अनाज की खरीद बिक्री के लिए पहुंचती थी। लेकिन ये कोरोना से पहले की बात है, वो दौर अलग था जो गुजर गया। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कोरोना ने हमारी जिंदगी बदल दी है। अब सवाल इतना ही है कि इस बदली जिंदगी का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। लॉकडाउन चल ही रहा है और इसका कोरोना का इफेक्ट अभी बढ़ ही रहा है। फिर भी हालात को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इकॉनमी अभी और भी 1% से भी नीचे आ चुकी है। शायद सितंबर 2020 से इसमें हमें उछाल देखने को मिलेगा और उसके 1 साल के अंदर हम नेक्स्ट 1 साल में शायद 7.1% की जीडीपी अचीव करने में हम कामयाब हो सकेंगे। इसमें इतना समय लगने की हम उम्मीद करते हैं। ये शहरों से गांवों में शिफ्ट होते लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बेहतर जिंदगी की खातिर, कमाई की खातिर कोरोना से पहले गांव से शहर आए थे। कोरोना काल में ये मजदूर किसी तरह, किसी कीमत पर सैकड़ों हजारों किलोमीटर पांव पांव चलकर अपने गांव जा रहे हैं। ये लॉकडाउन के असर की सजीव तस्वीर है। कोरोना काल में लॉकडाउन में इनका रोजगार छिन गया।
ये कहीं कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, कहीं फैक्ट्रियों में मजदूरी करते थे, आज ये बेरोजगार हैं, काम बंद है। इस हकीकत की एक बड़ी तस्वीर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने पेश की है। फरवरी महीने में भारत में बेरोजगारी दर 7.8% थी, जो मार्च महीने में 8.7% हो गई और 5 अप्रैल को यह आंकड़ा 23.4% पर पहुंच गया। वर्तमान में प्राप्त सर्वे के अनुसार जो बेरोजगारी भारत में दर्ज की गई वो औसत रूप से अप्रैल पहले हफ्ते का जो डेटा एक संस्था ने सर्वे जारी किया है उसमें औसत 23% की बेरोजगारी बढ़ चुकी है। भारत में बेरोजगारी पहले ही 2 वर्षों से बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ था और ये 2019 में जो 6% हुआ करती थी बेरोजगारी, वो जनवरी फरवरी के ही माह में क्रमशः 7 और 8% के इर्द गिर्द घूम रही थी और मार्च के महीने में और ख़ासतौर से अप्रैल में जिस तरह से लॉकडाउन शुरू हुआ, इस बेरोजगारी ने एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। बेरोजगारी के इन आंकड़ों और इन तस्वीरों में सीधा संबंध है, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि दुनिया समेत भारत भी कोरोना की गिरफ्त में है। एक लाइलाज बीमारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही विकल्प है। लिहाजा जान है तो जहान है के फलसफे का अर्थ ये कि कोरोना के कारण यह कीमत तो चुकानी ही है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में साल 2019-20 में 5.5% की दर से विकास हुआ था, लेकिन कोरोना के कारण 2020-21 में आर्थिक विकास दर 2.5% से नीचे जा सकता है। कुछ अर्थशास्त्री तो विकास दर के नेगेटिव रहने की आशंका भी जताते हैं। सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि अगर लॉकडाउन के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए सरकार आर्थिक पैकेज लाती भी है तो इस पैकेज के लिए पैसा कहां से आएगा। देश में प्रोडक्शन तो भरपूर हो चुका है, लेकिन बिक्री ठप है। जीएसटी कलेक्शन गोते लगा रहा है, जिससे केंद्र और राज्य की आमदनी बुरी तरह प्रभावित होगी। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार अपने कई जरूरी खर्चों को कम करने की कोशिश करेगी, जिसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। ये तो तय है कि कोरोना महामारी का झटका अर्थव्यवस्था को जोर से लगेगा। इस झटके को सरकार महसूस भी कर रही है। अभी केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते के भुगतान को जून 2021 तक रोक दिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का अगला भुगतान 1 जुलाई 2021 से हो पाएगा। विपक्ष की नजर में सरकार का ये कदम गैर जरूरी है। We should be on the side of people whose dearness allowance is being cut. I sincerely believe that it is not necessary at this stage to impose hardships on the government servants and also on the armed forces people. वैसे सरकार अपने खर्च में कटौती के संकेत दे रही है और महंगाई भत्ते को रोकना बस एक कदम भर है। कोरोना काल में सरकार की आमदनी कम हो रही है। पिछले साल मार्च की अपेक्षा इस साल मार्च 2020 में जीएसटी कलेक्शन 8.4% कम हुआ। इस साल मार्च महीने में जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या में भी कमी हुई, जबकि आयात से प्राप्त जीएसटी राजस्व भी मार्च में 23% गिर गया। जाहिर है कम जीएसटी कलेक्शन से केंद्र के साथ साथ राज्यों की आमदनी कम होगी। ऐसे में कोरोना के बाद हालात से निपटने में केंद्र और राज्यों को आर्थिक दिक्कत पेश आएगी। सवाल है कि इस स्थिति से निपटने के लिए आखिर सरकार क्या कदम उठाएगी। सरकार ने अपनी तरफ से आर्थिक पैकेजेस के ऐलान किए। फाइनेंशियल रियायतें देने की सोचते हुए आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में पैसे छोड़ने के लिए उन्होंने जो है पैसे और डाले सीआरआर और उन्होंने पैसे के रिजर्व्स को छोड़ा। बाद में दोबारा उन्होंने और पैसे 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए मार्केट में छोड़ा है। इन सब का प्रभाव ये है कि बैंकों को ये सहूलियत होगी कि व्यवसायियों को और व्यापार करने वाले लोगों को पैसे और मुहैया करा के इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाई जाए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाई जाए, एक्सपोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाए। इस तरह के प्रयास करेंगे।
अर्थशास्त्र के जानकार ये कहते हैं कि बाजार में लिक्विडिटी बनाए रखने की कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सलाह दी कि कोरोना के कारण पैदा होने वाले आर्थिक संकट से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हेलीकॉप्टर मनी की तरकीब अपनानी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि यह हेलीकॉप्टर मनी क्या है। अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडमैन ने सबसे पहले हेलीकॉप्टर मनी शब्द का इस्तेमाल किया। यह एक मौद्रिक नीति है जिसमें बाजार में मुद्रा की मात्रात्मक बढ़ाई जाती है। इसका उद्देश्य किसी अर्थव्यवस्था में अधिक मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता करवाना होता है। इसके तहत भारत में आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों को अधिक पैसे उपलब्ध करवा सकती है, जिसको लौटाने की बाध्यता नहीं होती। हेलीकॉप्टर मनी की सलाह देने वाले अर्थशास्त्रियों का सीधा अर्थ है कि आरबीआई ज्यादा नोट छापे ताकि सरकारों के पास ज्यादा पैसा उपलब्ध हो। लेकिन क्या यह उपाय लंबे वक्त के लिए लाभदायक है? आरबीआई ने अभी हाल में ही अपनी पॉलिसी को डिक्लेयर किया जिसमें उन्होंने रिवर्स रेपो रेट को घटा करके 3.75% कर दिया है। यह एक वेलकम स्टेप है। इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ में हमारे पास एक और उम्मीद है कि आरबीआई के पास तकरीबन 6.9 लाख करोड़ का जो पार्क मनी रखा हुआ है उसको भी शायद इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मार्केट सप्लाई अगर मार्केट में बढ़ती है तो उससे एक तो लोन देने में काफ़ी सहूलियत होगी और इस समय अगर पैसा मार्केट में मिलता है, लोन मिलता है, तब इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत ही बड़ा हेल्प होगा। दिक्कत यह है कि दुनिया के विकसित देश भी कोरोना के कारण कराह रहे हैं। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है। मध्य पूर्व के अमीर देश भी कोविड-19 के शिकार हैं। दूसरी तरफ भारत जैसे तमाम विकासशील देशों में भी कोरोना का प्रकोप है। ऐसे में अगर आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और विकसित देश आर्थिक मदद देते भी हैं तो ये कितनी होगी? इस बात में कोई शक नहीं है कि एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस और बड़े बड़े उद्योगों को जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। ये उद्योग भारी तादाद में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। कुछ लोगों की सलाह है कि इस सेक्टर में काम करने वालों को सख्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वापस काम पर लाना चाहिए। सरकार ने भी सीमित मजदूरों के साथ कई उद्योगों को शुरू करने की छूट दे दी है, लेकिन दिक्कत है कि जो मजदूर और कामगार वापस लौट चुके हैं वो काम पर वापस कैसे आएंगे? क्या इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था होगी? सुझाव दिया जा रहा है कि मजदूरों को वापस लाने के लिए भारतीय रेलवे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए सीमित स्टॉप वाली यात्री ट्रेनें चलाई जानी चाहिए ताकि मजदूर काम पर वापस लौट पाएं। देश में रोजगार की तमाम समस्याओं के लिए कुंजी की तरह है लघु, छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योग, यानी सबसे अधिकतर रोजगार एमएसएमई सेक्टर में ही है। देश की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान करीब 29% है और मोदी सरकार का लक्ष्य है कि इसे 2025 तक 50% तक पहुंचाया जाए। लेकिन कोरोना के कारण एमएसएमई सेक्टर बुरी तरह हिल गया है। यही वजह है कि लॉकडाउन और आर्थिक मंदी से जूझ रहे छोटे और मझोले उद्योगों में जान डालने के लिए केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का फंड देने का इरादा कर रही है। सरकार संसाधन को तो उपलब्ध करा सकती है, लेकिन व्यापारियों को एक तरीके से मॉरेटोरियम देना कर्ज में, एक मुझे लगता है कि एक सरकार की तरफ से पहल होने की संभावना है। दूसरा ये है कि सरकार हो सकता है कि टैक्स के क्षेत्रों में भी जो संभावना हो सके, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था भी उसी तरीके से प्रभावित है जिस तरीके से सारे विश्व प्रभावित हैं, तो जहाँ तक संभावना होगी सरकार कोशिश करेगी कि हम इस तरह के सेक्टर्स को, सर्विस सेक्टर को, एमएसएमई सेक्टर को वापस पटरी पे लाने के लिए जितना भरसक हो सके आर्थिक पैकेजेस दें और लोगों को इस बात का भरोसा दिलाएं कि वापस वो कामगार
धीरे धीरे करके लौटे। रोजगार के लिए एमएसएमई सेक्टर महत्वपूर्ण है तो अर्थव्यवस्था के लिए सर्विस सेक्टर का योगदान बहुत अहम है। भारत की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान 61.5% है। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विसेज जैसी सेवा देने वाले सर्विस सेक्टर में देश के 25% कामगार हैं। कोरोना के कारण सर्विस सेक्टर पर सबसे बुरा असर पड़ा है। देर सवेर कोरोना का प्रकोप तो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या सर्विस सेक्टर के अच्छे दिन आएंगे? इस पर विशेषज्ञों को संदेह है। कम से कम 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां हैं हमारा देश में, तो इनमें लॉकडाउन के वजह से काफी काम लगभग बंद हो चुका है। तो इसका वी नीड रिवाइवल ऑफ द सर्विसेज सेक्टर एंड द एमएसएमई इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके लिए जरूर रिजर्व बैंक ने ब्याज दर कम किया है और लिक्विडिटी बढ़ा दिया है, और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो रिजर्व बैंक का जो नियम है अब इंक्रीज लिक्विडिटी एंड लोअर इंटरेस्ट रेट, इसका फायदा सर्विसेज सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर को मिलना चाहिए। वैसे लॉकडाउन 2.0 में गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद गांवों में दुकानें खुल गई है। शहरों में भी शर्तें और गाइडलाइंस के मुताबिक व्यापारिक गतिविधियां खोलने की छूट दी गई है। इस छूट से कारोबारियों को राहत तो मिलेगी, लेकिन कितनी, इस पर सवाल है। लॉकडाउन के कारण व्यावहारिक दिक्कतें कायम हैं। दुकानों तक ग्राहक आएंगे कैसे? दुकानों के सप्लाई चेन कैसे बहाल होगा? इसलिए माना जा रहा है कि आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह पहले जैसा बनने में वक्त लगेगा। फिर सवाल यह भी है कि लॉकडाउन हटेगा तो कैसे? इसके लिए दुनिया भर के उदाहरण हमारे सामने हैं। चेक गणराज्य में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट दी गई है। इसके तहत खुले आसमान के नीचे चलने वाली दुकानों और कारखानों को खोला गया है। चेक गणराज्य ने लोगों को विदेश यात्रा की भी छूट दी है, लेकिन देश लौटने पर उन्हें 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन होना होगा। जर्मनी ने 20 अप्रैल से 800 स्क्वायर मीटर वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी है। इसमें कार डीलर्स, बाइक शॉप्स, बुक स्टोर शामिल है। जिम, रेस्टोरेंट, बार और बड़े स्टोर बंद हैं और हर नागरिक के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। नॉर्वे में कुछ स्वास्थ्य सेवाओं को 20 अप्रैल से खोल दिया गया। इसके साथ आंशिक तौर पर हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी, सैलून वगैरह को 27 अप्रैल से खोला जाएगा। पोलैंड में पार्क और जंगल के क्षेत्र लोगों के लिए खोल दिए गए और दुकानों में लोगों की संख्या पर सीलिंग लगा दी गई। अल्बानिया में खनन, पेट्रोलियम इंडस्ट्री और कई दूसरी व्यापारिक गतिविधियों को काम करने की छूट दी गई। इस तरह यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि 3 मई से लॉकडाउन पूरी तरह हट जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि लॉकडाउन से छूट मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन भी हटेगा और आहिस्ता आहिस्ता कारोबार भी पटरी पर आएगी। देश के पंचायत प्रतिनिधियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना का एक बड़ा सबक है, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया गांव से लेकर शहरों तक को अपनानी होगी। सवाल यह है कि ये आत्मनिर्भरता कैसी होगी? हम किन किन चीजों के लिए आत्मनिर्भर होंगे? इन सवालों का जवाब लॉकडाउन में है। लॉकडाउन ने हमारी जिंदगी जीने के तरीके को बदला है। लोगों का ध्यान और खर्च स्वास्थ्य और राशन की तरफ गया है। आज दूसरी चीजें गौण हो गई हैं। ऐसे में लॉकडाउन के बाद स्वास्थ्य और खाने पीने की चीजों को लेकर हमारा नजरिया बदलेगा। बहुत संभव है कि सरकार का फोकस भी इन चीजों पर हो। हेल्थ सेक्टर पर सरकार का इन्वेस्टमेंट बढ़े और खेती किसानी जैसे प्राइमरी सेक्टर को संजीवनी मिले। कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है? इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा।
बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आत्मनिर्भरता की बात कह रहे हैं, आज उसे पूरी दुनिया महसूस कर रही है। किसी चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता का नुकसान क्या है, इसे कोरोना काल ने बखूबी समझाया है। फिर कोरोना संक्रमण के काल का यह सबक भी गंभीर है कि जब महामारी के कारण शहर दर शहर लपेटे में आ रहे थे, उस वक्त गांव मजबूती से खड़े थे। हमारा जो टैक्स का कलेक्शन है, चाहे जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स है, वो पूरा प्रोसेस से पहले पैसा सेंट्रल के पास जाता है, फिर वापस सेंट्रल से रिस्क के आता है। अगर जो टैक्स के कलेक्शन सेंटर में सिस्टम में अगर उनको कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दिया जाए कि समझो आप सपोज करो कि हमने 12% जीएसटी उस गांव से कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो हम उस लोकल एरिया से या म्यूनिसिपैलिटी से वहाँ पे हुए ट्रांजेक्शन का कुछ टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल 12.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टेट के हिस्से में आता है बहुत सी स्कीमों के तहत गाँव में। लेकिन अगर हम इंश्योर कर दें कि 1% या 0.5% ये उस पंचायत के पास रहेगा, तब वो गांव आत्मनिर्भर हो पाएगा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और आत्मनिर्भर बनाना है तो रेवेन्यू सिस्टम में उनको पावर देना पड़ेगा। गांव अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की तरह है। लॉकडाउन के दौरान गांवों की सबसे बड़ी समस्या ये रही कि कई राज्यों में कटाई के लिए पर्याप्त मजदूर नहीं मिल रहे। अगर कटाई हो गई और फसलों के दाने भी निकाल लिए गए तो उसकी पैकिंग करने और फिर मंडी पहुंचाने के लिए संसाधन की कमी है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने पहल करके समस्या दूर करने की कोशिश भी की। लॉकडाउन के समय में ही फसलें कटाई के लिए इंतज़ार कर रही थी। भारत सरकार ने फसल कटाई के लिए किसान, मजदूर और हार्वेस्टर जैसी मशीनों की अनुमति प्रदान की थी और इसी का परिणाम है कि पूरे देश में दलहन और तिलहन की कटाई का काम पूरा हो गया है। इतना ही नहीं, कई जगह आंधी ओले में किसानों की फसल खराब भी हो गई। फिर किसानों के फसलों की उचित कीमत मिलना भी एक चुनौती है, क्योंकि बाजार में पर्याप्त खरीदार नहीं है। ऐसे में जब किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा तो गांव कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? ये भी तब जब फसल अच्छी हुई और देश विदेश के बाजार में जरूरत भी काफी है। समय तेजी से बीत रहा है। ऐसे में समय की मांग है कि किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जाएं। किसान आत्मनिर्भर होगा तभी तो तमाम बुरी आर्थिक खबरों और कोरोना महामारी के झंझावातों के बावजूद उम्मीद की एक आस दिखती रहेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में खेती किसानी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत मददगार साबित होगा। कोरोना काल में लॉकडाउन इसलिए लगा ताकि संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। इसके साथ कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी उपाय जैसे अलग अस्पताल, मेडिकल उपकरणों और दवाओं का इंतजाम और कोरोना के हॉटस्पॉट यानी संक्रमण वाले इलाकों की पहचान हो सके। विशेषज्ञों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान ये सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि लंबे समय तक लॉकडाउन जारी रखना चूहे मारने के लिए पूरे घर को जलाने जैसा है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने की पैरवी कर रहे हैं ताकि इसका फायदा बेमानी न हो। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि भारत 130 करोड़ की घनी आबादी वाला देश है। अगर यहाँ अचानक लॉकडाउन हटा तो 50 से 60% से अधिक आबादी कोविड-19 के चपेट में आ सकती है। क्या हमारी स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा कर सकता है? आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल के लॉकडाउन का बहुत फायदा हुआ है। लिहाजा कोई जल्दबाजी बड़ी मुसीबत को न्योता देने जैसा होगा। इसलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाना चाहिए। बेशक इससे अर्थव्यवस्था बेपटरी पर हुई है, लेकिन यही वक्त का तकाजा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए News 24।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।